हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसका समय पीरियड है 1806 से लेकर 1873 तक। ठीक है, 1806 से लेकर 1873 तक इसका समय रहता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 ईस्वी में हुआ था। मिल जो है उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक है और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक था। स्वतंत्रता के महान विचार, मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार अपने निबंध ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिए थे। 1859 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का क्या किया था, व्याख्या की थी। उसमें मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया। तो यहाँ पर याद रखना है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र का जोरदार मतलब बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधियों का भी समर्थन बहुत ज़्यादा किया था। मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधि संबंधी विचार अपनी पुस्तक कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में दिए। आगे है तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं, एक तो वो उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक थे और दूसरी बात कि वो व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थक है। उन्होंने महिलाओं का समर्थन किया, महिलाओं के प्रतिनिधि का उन्होंने समर्थन किया। आगे है, मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया किसने? मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है। तो यहाँ मिल क्या है? हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता हुआ पाए जाते हैं। मिल ने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार अपनी रचना जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में अपने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। अब सेवाइन के अकॉर्डिंग मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य, यानी व्यक्ति हो गया और राज्य के मध्य। अब मध्य तो ये हो गया, मध्य में क्या है? समाज। मध्य में व्यक्ति और राज्य के मध्य में कौन रहता है? समाज नामक तीसरे तत्व को खोज निकाला। किसके अकॉर्डिंग है ये सेवाइन के अकॉर्डिंग। सेवाइन कहते हैं कि मिल जो है उन्होंने क्या है? व्यक्ति और राज्य, अभी तक हम क्या पढ़े थे? व्यक्ति है और राज्य है। तो इन्होंने एक तीसरा तत्व खोजा, वो है समाज का। आगे है, मिल एलेक्सी टी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका पब्लिश इन 2 वॉल्यूम, द फर्स्ट इन 1835 एंड सेकेंड 1840 में अत्यधिक प्रभावित था। आगे है, टी टॉकविले के अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र नहीं अपितु बहुमत का निरंकुश तंत्र है। तो डी टॉकविले कहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र नहीं है बल्कि बहुमत का निरंकुश तंत्र है। आगे है, वो है अगस्त कॉम्टे के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित था। तो अगस्त कॉम्टे जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर अगस्त कॉम्टे को बहुत बार क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? एक समाजशास्त्र से संबंधित समाजशास्त्री थे। अगस्त कॉम्टे के विचारों से प्रभावित थे कौन? मिल। तो अगस्त कॉम्टे के समाज के विकास के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया है: धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक या सकारात्मक। अगला है स्वतंत्रता से संबंधित, देखते हैं। तो इनकी बुक है, मिल की रचना है ऑन लिबर्टी और जॉन मिल्टन 1608 से लेके 1674 के निबंध है। एरियोपेगिटिका ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइंस डी प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो ये इनका एक निबंध है जो कि 1644
के समान महत्वपूर्ण मानी गई है। अब वाल्टियर हैं जो 1694 से लेके 1678 की स्वतंत्रता के समर्थक विचारक हैं। इन्होंने भी स्वतंत्रता के समर्थक का विचार किया। वॉल्टर ने भी मिल की स्वतंत्रता का मूलभूत आशय विचार, अभिव्यक्ति और भाषण, मतलब 3 रूप से उन्होंने स्वतंत्रता का मूल आशय बताया। किसने? स्टुअर्ट मिल ने। तो मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो किस में है? विचारों में है, होनी चाहिए, अभिव्यक्ति करने में होनी चाहिए, और भाषण, अभिव्यक्ति व भाषण वो ये दोनों ही है। तो 2 विचार और अभिव्यक्ति को उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता कहा है। किसने? स्टुअर्ट मिल में। इम्पोर्टेंट है ये। मिल ने वाक मतलब वही जो बोलते हैं एवं अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता पर बल दिया। मिल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध क्या है? बुरा है। तो ये किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के लिए बुराई बताते हैं। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर वो किसी भी प्रकार की प्रतिबंध को वो स्वीकार नहीं करते हैं। स्टुअर्ट मिल वो कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी होगी तब जब प्रतिबंध नहीं होगा किसी भी प्रकार का। आगे है, मिल की स्वतंत्रता की संकल्पना नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा के अकॉर्डिंग राज्य क्या कर दे, अपनी जनता को सारी प्रतिबंध हटा ले, तो उससे भी क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है नुकसानदायक होंगी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की संकल्पना को क्या बोल दिया है? मिल की नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बताई है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी होता है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी होता है। मिल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक कौन करता है? स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। बहुमत समाज करता है। किसका हनन? स्वतंत्रता का हनन ना तो राज्य करता है और ना वहाँ पे सरकारें करती हैं, सबसे ज़्यादा करती हैं बहुमत समाज करता है। आगे है, J.S. मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में लिखते हैं, कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है लेकिन विधि का अभाव नहीं है। मतलब वो यहाँ पर विधि कानून जो है उसका अभाव बिल्कुल भी नहीं मानते। यह उल्लेखनीय है कि मिल उदारवादी हैं तथा संवैधानिक समाज का समर्थक हैं और इससे भी बढ़कर वो व्यक्तिवादी हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं मिलती हैं कि जो स्टुअर्ट मिल हैं वो सबसे पहले तो उदारवादी हैं। उदारवादी हैं इसलिए संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं और फिर वो व्यक्तिवाद का भी यहाँ पर समर्थन करते दिखते हैं। आगे, मिल ने व्यक्ति को विवेकशील और तार्किक मानते हुए कहा है कि व्यक्तियों को विचारों की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है तथा कार्य करने की भी स्वतंत्रता है। आगे है, इसमें से सर्वाधिक बल वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर देता है। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का समूची सभ्यता के विरोध में बोलने का अधिकार है और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का दमन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि उसके विचार अन्य से अलग हैं। मिल ने अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करे क्योंकि आज तक कोई पूर्ण विचार या पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये मिल जिस समय थे उस समय क्या है, अभिव्यक्ति करने की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होगी, इसलिए उनके विचार क्या हैं, इस तरह से हैं। आगे हैं, इसलिए विचार विमर्श को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर विचार विमर्श करना ही क्या है, यहाँ पर बहुत आवश्यक है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह दावा करने लगा कि उसका विचार एकमात्र सत्य है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति बोलता है ना कि नहीं मैंने जो कहा है वही सत्य है, वही सत्य है, त्रुटिहीन है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो त्रुटि नहीं है, निरपेक्ष है, तो वह स्वतंत्रता के लिए क्या बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मतलब अपने जो कथन पर अडिग रह जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या बन जाएगा, वो खतरा बन जाएगा, क्योंकि विरोधी विचारों का दमित करने का प्रयास किया जाएगा। आगे है, मिल ने विचारों और अभिव्यक्तियों की निरपेक्ष स्वतंत्रता
का समर्थन किया है, जिसका अभिप्राय है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध यानी सेंसर नहीं लगाया जा सकता, और यदि कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों से असहमत है तो उसे उस व्यक्ति के विचार का दमन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो मतलब एक तो अगर दो विचार क्लैश कर रहे हैं तो एक दूसरे का क्या कर देना चाहिए, दमन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आगे है उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने मन और शरीर का मालिक होता है। तो ये किसका कथन है, तो स्टुअर्ट मिल का कथन है। इसलिए व्यक्ति के विचारों पर समाज और राज्य का नियंत्रण संभव नहीं है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क क्या देते हैं स्टुअर्ट मिल। कोई व्यक्ति सत्य के ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता, मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही 100% नहीं हो सकता, ठीक है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति 100% सत्य नहीं या दावा नहीं कर सकता, अतः विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान होता है। मतलब अगर कोई बहुत 100% कह रहा है तो उसे विचार विमर्श करना चाहिए और थोड़ा सा क्या है चीज़ों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर विचार विमर्श के द्वारा क्या है सत्य का ज्ञान पता लगाने की बात कर रहे हैं कौन, स्टुअर्ट मिल। एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ बोलते हैं, एक व्यक्ति जैसे हमारी जो सभ्यता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरी या फिर समूची मतलब पूरी सभ्यता के खिलाफ बोलते हैं तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर है एक व्यक्ति यदि पूरी सभ्यता के खिलाफ बोले तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता। ये किसने कहा है, तो स्टुअर्ट मिल ने। स्वतंत्रता का दमन समूचे समाज को किसी विचार से वंचित कर सकता है। तो जो अगर हम किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का दमन करते हैं तो उसमें क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर समाज का उसके समाज से उसके विचारों से वंचित कर सकता है। आगे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की शर्तें भी बताई हैं स्टुअर्ट मिल ने। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप दूसरे की समान स्वतंत्रता का हनन करें, यानी कि हार्म प्रिंसिपल। नागरिक कर्तव्यों की भूमिका में होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्य पर तैनात सिपाही देश का बाह्य आक्रमण के समय स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किया जा सकता है। तो यहाँ पर शर्तें बताती हैं कि अगर देश पर आक्रमण हो तो हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और अगर नागरिक कर्तव्यों की भूमिका में होने वाले प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे है नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप दूसरे की स्वतंत्रता हनन करें। तो ये 3 कंडीशन बताई हैं, 3 शर्तें बताई हैं जब हम स्वतंत्रता पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध सेंसर लगा सकते हैं। आगे स्वतंत्रता का महत्व उन्होंने बताया। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल आदर्शवादी विचारक है, हेम्बोल्ट के विचारों से प्रभावित है। तो मिल किससे प्रभावित हैं, हेम्बोल्ट के विचारों से। सभ्यता के विकास के लिए भी स्वतंत्रता अपरिहार्य है। अब कार्य की स्वतंत्रता, तो मिल ने व्यक्ति के कार्यों को स्वयं परक तथा अन्य परक कार्यों के रूप में भी विभाजित किया है। पहला है स्वयं परक कार्य, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जो केवल स्वयं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करें। दूसरा है अन्य परक कार्य, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करें। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, मिल के अकॉर्डिंग अपनी इच्छानुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, परंतु कई बार अन्य लोग उस इच्छा को हमसे ज़्यादा जानते हैं। मिल ने पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पुल टूट गया है तो अन्य व्यक्ति उसे पुल पार करने से रोक सकता है। अगला है यहाँ पर आकर मिल स्वतंत्रता पर अनजाने में प्रतिबंध लगा देता है और सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ जाता है, परंतु मूल रूप से मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता ही है। अब यहाँ पर आलोचना देखते हैं, मिल के स्वतंत्रता के विचार की आलोचना। तो वॉरकर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता खोखली और उसका
व्यक्तिवाद अमूर्त है। अमूर्त मतलब उसको कोई एक मूर्त नहीं, मतलब किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वह स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उपायों को नहीं बताता है। मतलब स्वतंत्रता तो उसने बता दी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको कोई आइडियाज़ भी देने चाहिए कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें हमारे पास ये आइडिया होने चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं बताता और अधिकारों की कोई भी व्यवस्था भी नहीं करता है। आगे बोसांके के अनुसार मिल का व्यक्तिवाद और अनालोचित व्यक्तिवाद है, जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है। अब लोकतंत्र का विचार जो है मिल के लोकतंत्र का विचार जो है संसदीय प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र है, जिसे आज परिचारात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। अतः वह रूसों के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मान्यता का समर्थक नहीं है। उसने बेंथम के एक व्यक्ति एक मत की मान्यता को अस्वीकार कर दिया था। उसने बहुल मतदान का समर्थन किया है, जिसका अभिप्राय है शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। आगे है उसने लोकतंत्र को शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली के रूप में चित्रित किया है। इसलिए मैकफर्सन ने मिल के लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल में रखा है। बेपर के अनुसार उसने मतदान को एक कर्तव्य कहा है। व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मत देना चाहिए जो समूची सभ्यता के लिए लाभदायक हो। अब आगे है अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। बेपर ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है, जिसके निम्नलिखित कारण बताए हैं। वह व्यक्ति को समान मत देने का समर्थन नहीं करता है। उसने ये स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी उसने बताया है। लॉर्ड लोथिया ने मिल के विचार को इस रूप में व्यक्त किया है कि लोकतंत्र उपहार नहीं है जिसे दिया जा सके, बल्कि लोकतंत्र एक आदत है जिसका निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्र ऐसे कुलीन लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय जीवन को ज़्यादा देते हैं। अतः मिल ने यह पहली बार प्रतिपादित किया कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक लोकतांत्रिक समाज क्या है, अनिवार्य है। अब यहाँ पर है सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुत से शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा है। तो यहाँ पर उनके अनुसार सच्चा लोकतंत्र निम्नलिखित है। तो सबसे पहला, लोकतंत्र में बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए उसने लॉर्ड सभा को बनाए रखने का समर्थन किया है। यानी लोकतंत्र में जो बुद्धिमान हैं और गुणी हैं तो उनका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसलिए वो क्या है, लॉर्ड सभा का समर्थक करता है। वो एक खुले मतदान का समर्थक है। उसने अनुपातिक प्रतिनिधि का समर्थन किया, जिससे अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अगला है बहुल मतदान का समर्थन करते हुए पढ़े लिखे संपत्तिशील व्यक्तियों को 5 मत देने का समर्थन किया है। मिल ने महिलाओं के अधिकार का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने महिलाओं को भी प्रतिनिधि के अधिकार का समर्थन किया है और उसने अपने विचार जो हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में विचार अपने इसमें प्रस्तुत किया, जिसमें बताया है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधि के अधिकार का समर्थन उसने जोरदार से किया है। आगे है, वह सांसदों के वेतन का समर्थक नहीं था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का जन्मदाता जो है हेयर को माना जाता है। अब लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बीच का संबंध देख लेते हैं। तो मिल ने मित्र डी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका से वो बहुत अत्यधिक प्रभावित थे और डी टॉकविले ने लिखा कि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन के बावजूद व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है। उनके अनुसार अमेरिका में बहुमत का निरंकुशता
व्याप्त है। मिल ने टॉकविले के विचारों को पूर्णतः स्वीकार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शासन में सभी के स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। विशेष तौर पर लोकतांत्रिक शासन में समाज के अशिक्षित गरीब लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है और वे पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों के स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाते हैं। अगला देखते हैं, मिल की उपयोगितावादी संबंधी विचार देख लेते हैं। मिल को पहला व्यक्तिवादी कहते हैं और अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। पहला व्यक्तिवादी इसलिए कि उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर जोरदार समर्थन किया। अंतिम उपयोगितावादी इसलिए क्योंकि उसने अपने विचार का आरंभ जो है उपयोगितावाद से किया है, परंतु उसने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। आगे है उपयोगितावाद में संशोधन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य। अब इसका जो उपयोगितावादी है, हमने बेंथम पढ़ा था, वहाँ पर क्या है उपयोगितावाद के बारे में देखा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस प्रकार से उपयोगितावाद के वहाँ पे विचार थे। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम सुख की प्राप्ति है और व्यक्ति का वह कार्य ही सही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो। जो भी चीज़ सुख प्रदान करे वो है उपयोगी है। तो ये था उपयोगितावाद का सिद्धांत। राज्य का सुख जो है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलने भी उदारवादी की व्याख्या उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर की है। अतः मिल ने भी यह माना कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है, परंतु उसने बेंथम के विचारों को संशोधित कर दिया क्योंकि बेंथम ने कहा था सुख मात्रात्मक है। तो यहाँ पर बेंथम ने हमने देखा था कि वो एक पैमाना लगा देता है जिसके माध्यम से वो नाप के बताता है कि किसके पास कितना सुख है, तो सभी के बराबर सुख होने की बेंथम बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ संशोधन कर देता है कौन, स्टुअर्ट मिल, और बताता है कि ये शारीरिक होता है। मतलब बेंथम ने कहा था कि सुख जो है मात्रात्मक होता है, ये शारीरिक होता है, इसलिए सुख की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। तो मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी मान्यता का खंडन कर दिया, उसने सुख बाद में गुणात्मक विभाजन कर दिया। अब मिल के अनुसार सुख दो ही प्रकार के हैं, एक है नैतिकवादी और दूसरा है भौतिकवादी। तो नैतिकवादी उच्चतर सुख है और भौतिकवादी मतलब भौतिक जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, भौतिक सुख, जैसे बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा मकान बनवा लेना, बहुत सारे जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उसको एकत्रित कर लेना, ये सब भौतिकवादी सुख हैं। तो उसको उसने निम्नतर सुख कहा है। और नैतिक सुख उसने कहा है, उसको माना है उच्चतर सुख। तो मिल के अनुसार मानव होने का अर्थ है उच्चतर, मतलब अगर ये मिल के अकॉर्डिंग, स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मानव है तो उसको मानव होने का अर्थ है उच्चतर यानी नैतिक सुखों की प्राप्ति करना। असंतुष्ट सुकरात असंतुष्ट मूर्ख से बेहतर है, यह मिल की मान्यता है। आगे है, उसने सुख के बजाय स्वतंत्रता को साध्य माना है। मतलब सुख के बजाय क्या है, स्वतंत्रता को साध्य माना है। मिल ने परंपरा, इतिहास एवं संस्कृति पर विशेष ध्यान रखा है, इसलिए बेंथम ने इसे ऐतिहासिक सापेक्षवाद भी कहा है। आगे जबकि बेंथम ने इतिहास, परंपरा एवं धर्म जैसे तथ्यों की अवहेलना भी की है। अब मिल जो है एक व्यक्तिवादी है, तो मिल को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। मिल ने पहली बार व्यक्ति के नैतिक विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया है, जबकि इसके पहले व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल दिया है। मिल द्वारा उदारवाद में किया गया संशोधन। मिल ने परंपरागत उदारवाद में परिवर्तन करते हुए सीमित राज्य हस्तक्षेपवादी राज्य की संकल्पना को परिवर्तित कर दिया। मिल ने स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का समर्थन किया है तथा कल्याणकारी राज्य का आधार रखा है। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समाज में सभी व्यक्ति अपने विकास की यात्रा समान रूप से प्रारंभ नहीं करते, अतः राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर देना चाहिए। सेवाइन के अकॉर्डिंग
मिल ने शास्त्रीय उदारवाद का संशोधन किया, लेकिन इसका संशोधन सफल नहीं रहा क्योंकि वह व्यक्ति और समुदाय के बीच झूल रहा है और वह निश्चित नहीं कर सका कि समुदाय महत्वपूर्ण है अथवा व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। आगे सेवाइन का मानना है कि उदारवाद का सबसे सफल संशोधन ग्रीन ने किया है। मतलब यहाँ पर ग्रीन जो है एक अगले पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उदारवाद का सबसे सफल संशोधन ग्रीन ने किया है, जिसने व्यक्ति और समाज के बीच विद्यमान विरोध समाप्त कर दिया है तथा यह कहा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा है अकॉर्डिंग टू सेवाइन। आगे है राज्य की संकल्पना। तो मिल की संकल्पना राज्य की संकल्पना जो है मिल ने राज्य को यांत्रिक यानी प्रकृति का बताया है, परंतु मिल के विचारों में समूहवाद का आधार भी विद्यमान है एवं मिल के विचारों से इंग्लैंड का फेबियन समाजवादी विचार भी प्रभावित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके विचार जो हैं इंग्लैंड का फेबियन समाजवादी विचार भी प्रभावित है। आगे है कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक रूप से पहली बार स्पष्ट प्रतिपादन किया है। किसने? मिल ने नकारात्मक उदारवाद का संशोधन करते हुए उसे सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित किया है। मिल ने पहली बार राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को स्वीकार किया, अतः मिल ने हस्तक्षेपकारी राज्य का भी प्रतिपादित किया है। मिल ने प्रगतिशील करारोपण का समर्थन किया है। समाज में विषमता का मूल कारण मिल ने सामंती व्यवस्था को बताया। सभ्यता के विकास में सभी अपनी यात्रा समान रूप में प्रारंभ नहीं करते। मिल का ऐसा विचार उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में वर्णित है 1848 में। आगे है मिल के विचार से इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी प्रभावित थे, अतः मिल का झुकाव समूहवाद की ओर भी है। मिल ने ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, तो यहाँ पर क्या है, मिल ने ए सिस्टम ऑफ लॉजिक रेटियोटिनेटिव एंड इंडक्टिव नामक रचना लिखी है। ठीक है, तो मिल की ये एक रचना का नाम है यहाँ पर। और मिल ने यूटिटेरियनिज्म 1863 नामक रचना भी लिखी है। आगे महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार जो हैं, मिल ने अपनी जो रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है और 3 एसेस ऑन रिलीजियंस में लिखा भी है। मिल ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया है। मिल के अकॉर्डिंग स्त्री एवं पुरुष की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेदभाव नहीं होता, अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए तथा उन्हें समान रूप से मताधिकार प्राप्त होने चाहिए। मिल ने इस बिंदु की ओर ध्यान भी दिया कि हम मानवीय समानता का तो समर्थन करते हैं, लेकिन लैंगिक समानता का नहीं। मिल ने सार्वजनिक कार्यों के लिए दिए जा रहे पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता का भी विरोध किया है। तो ये थे कुछ मिल के इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसमें महिला संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इन्हीं से संबंधित क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार पढ़ लेंगे तो यूपी टीजीटी सिविक्स के अंतर्गत इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।